हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत शानदार होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था, एरोमेटिसिटी। अब उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आज जो देखेंगे दैट इज क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिसिटी का ही एक पार्ट है, क्या होता है समझेंगे। फिर देखेंगे डांसिंग रेजोनेंस। फिर एक छोटा सा रूल आता है, ब्रेड्स रूल। और फिर बात करेंगे रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। ये टर्म हम पहले भी देख चुके हैं जब हम एरोमेटिसिटी देख रहे थे। तो वहां पे जब वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर कर रहे थे एरोमेटिसिटी को फील करने के लिए, तो वहां पे टर्म आया था रेजोनेंस एनर्जी। और ज्यादा एलिबरेट करेंगे इन चीजों को। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिए कि जो आयनाइज्ड एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। जो आयनाइज्ड फॉर्म में एरोमेटिक हो, आयनाइज्ड एरोमेटिक compounds are called as quasi aromatic compound। ऐसे कंपाउंड जो न्यूट्रल फॉर्म में एरोमेटिक नहीं है पर वो आयनाइज हो जाते हैं एरोमेटिक होने के लिए, ऐसे कंपाउंड्स को क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। अब बात आती है कि यदि ये एरोमेटिक हो जा रहे हैं पोलराइजेशन के बाद, तो ये हमेशा पोलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स वाई हम बोल देते हैं कि जो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट हमेशा नॉन जीरो होगा, क्योंकि उनपे पोल्स बन जाएंगे, पोलर फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेंगे। तो क्वासी एरोमेटिक compounds have always non-zero dipole moment। और भाई यदि ये पोलर कंपाउंड है, इनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, तो बच्चों ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, लाइक डिजोल्व लाइक। मैं बोलूंगा दे आर soluble in polar solvents। इसमें पहला एग्जांपल हम लेते हैं। तो यहाँ पे ये कंपाउंड यदि आप सामने से देखोगे तो आपको एरोमेटिक नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही मैं इस बॉन्ड को पोलराइज करा दूं, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर यदि आप पाओगे तो देखोगे कि ये कंपाउंड जो है ये एरोमेटिक बन चुका है। तो मतलब कंपाउंड विच आर आयनाइज्ड टू गेट एरोमेटिसिटी आर कॉल्ड क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट देखिए, एक कंपाउंड होता है ट्रोपोलोन। मैंने एक पीछे बताया था आपको, ट्रोपाइलियम कैटायन, इसी से नाम डराइव हुआ है। तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा। तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक बन जाएगा। अब ऐसे ही कंपाउंड और है हमारे पास, एक दो फ्यूज रिंग है जिसमें एक 5 मेंबर्ड रिंग है और एक 7 मेंबर्ड रिंग है। इस तरह से। तो इसमें पेरिफेरल रेजोनेंस है। ये अब भी एरोमेटिक है, नो डाउट, ये सिस्टम अब भी एरोमेटिक है। इसको मैं बोल सकता हूं कि ये पेरिफेरल एरोमेटिसिटी शो कर रहा है, पेरिफेरल एरोमेटिसिटी। लेकिन बच्चों जैसे ही मैं इसको आयनाइज करा दूं, तो दोनों रिंग अलग अलग एरोमेटिक हो जाएंगी। जैसे इस बॉन्ड को यदि मैं यहां ले आऊं और इसको यहां ले आऊं, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा।
ये पॉजिटिव, तो यहां पे जैसे ही मैंने इस बॉन्ड को पोलराइज कराया, ये डायरेक्शंस कुछ गड़बड़ हो गई, ये बॉन्ड यहां पे आ जाएगा और ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह का हमें दिखेगा। ये रिंग इंडिविजुअली एरोमेटिक हो चुकी है, ये रिंग भी इंडिविजुअली एरोमेटिक हो चुकी है। और ज्यादा नंबर ऑफ एरोमेटिक सिस्टम बढ़ रहे हैं और ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अब कुछ ऐसी दो रिंग होती हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो वो भी कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन जो नॉन पोलर बॉन्ड है वो पोलराइज हो जाता है टू गेट एरोमेटिसिटी। इस तरह से ये तीन सिस्टम में ले रहा हूं, इसमें मैं कुछ और भी बातें करने वाला हूं। तो ये जो दोनों रिंग हैं ये इस तरह से पोलराइज होंगी कि ज्यादा से ज्यादा रिंग, ज्यादा से ज्यादा सिस्टम एरोमेटिसिटी गेन कर ले, एरोमेटिक हो जाए। अब पहला सिस्टम है तो पहले में दोनों ही रिंग 5 मेंबर्ड है, आप कैसे भी तोड़ दीजिए इस बॉन्ड को। मैं यहाँ पे यदि ऐसे तोड़ता हूं तो ये रिंग तो बन गई एरोमेटिक और ये बन गई एंटी एरोमेटिक। यदि एक ही सिस्टम के अंदर एक एरोमेटिक रिंग हो और एक एंटी एरोमेटिक रिंग हो तो ओवरऑल वो सिस्टम हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। यदि मैं बात करूं सेकंड वाले की, तो मेरे पास दो चॉइस है, मैं नीचे वाले पे पॉजिटिव ले लूं, ऊपर वाले पे नेगेटिव ले लूं, या उल्टा एक बार ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो जब मैं नीचे पॉजिटिव लेता हूं ऊपर नेगेटिव लेता हूं तो ये रिंग भी एरोमेटिक बन जाती है, ये रिंग भी एरोमेटिक बन जाती है, तो ओवरऑल ये एरोमेटिक ही है। यदि मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूं पॉजिटिव नेगेटिव तो ये रिंग भी एरोमेटिक और जो ऊपर वाली रिंग है ये भी एरोमेटिक, तो ओवरऑल सिस्टम भी एरोमेटिक। तो पहले तो आपको ऐसे रिंग देके सिस्टम पूछ ली जाएंगी कि बताओ ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। दूसरा, इसी में मैं एक चीज और कंपेयर कर सकता हूं, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अलोंग रोटेशनल एनर्जी बैरियर कंपेयर, ध्यान से समझना बच्चों, कंपेयर रोटेशनल एनर्जी बैरियर अलोंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब देखिए, जो डबल बॉन्ड जल्दी सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा उसके अलोंग रोटेशनल एनर्जी बैरियर कम होगा, और जो डबल बॉन्ड जल्दी नहीं जाएगा सिंगल बॉन्ड में उसका रोटेशनल एनर्जी बैरियर ज्यादा होगा। अब बात आती है कि सर कौन सा डबल बॉन्ड जल्दी सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा? जो डबल बॉन्ड टूटने के बाद यदि सिस्टम में स्टेबिलिटी बढ़ रही हो, ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही हो तो जल्दी टूटना चाहेगा, और यदि सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा हो या कम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा हो तो बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। तो मैं पहले सिस्टम की बात करूं तो यहां पे ये ओवरऑल नॉन एरोमेटिक हो गया, एक एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक रिंग बन गई, तो ये बॉन्ड इजीली नहीं टूटना चाहेगा। बाकी दोनों में नंबर ऑफ एरोमेटिक रिंग्स बढ़ रही हैं तो वो आसानी से टूटना चाहेंगे। तो मतलब डबल बॉन्ड ज्यादा कौन से में रहना चाहेगा? फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट वाले का तो रोटेशनल एनर्जी बैरियर सबसे ज्यादा। बात है सेकंड और थर्ड की, सेकंड और थर्ड में भी स्टेबिलिटी की बात करूं, भाई एरोमेटिसिटी तो कॉमन आ गया, तो यहां पे इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कम है, छोटी रिंग है, और इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है। तो इन दोनों में भी थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल है तो वो जल्दी सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा रोटेशनल एनर्जी बैरियर तो था फर्स्ट का। अब सेकंड और थर्ड में थर्ड सबसे स्टेबल है तो उसका रोटेशनल एनर्जी बैरियर सबसे कम होगा क्योंकि वो जल्दी सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा, और फिर आ जाएगा बीच में सेकंड। आ रही बात समझ? तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जब मैं इधर से इधर जा रहा हूं लेफ्ट टू राइट, तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस आफ्टर ब्रेकिंग पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को तोड़ने के बाद
जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ रही है, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो पाई बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। सो पाई बॉन्ड विल ब्रेक easily, so rotational energy barrier decreases. Getting the point? तो बच्चों यहाँ पे हमने क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर एक और छोटी सी एप्लीकेशन देख ली, कंपेयर रोटेशनल एनर्जी बैरियर लॉन्ग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड टॉपिक हम आज देखेंगे दैट इज डांसिंग रेजोनेंस। देखिए, रेजोनेंस की ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है, रेजोनेंस का ही एक एप्लीकेशन है। तो सर ये डांसिंग क्यों बोल दिया इसको, अभी दिखाते हैं। सबसे खास बात ये मॉलिक्यूल, ये जो फिनोमिना है ये कौन से मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा। तो सबसे खास बात यही है कि ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल में पाया जाएगा, ओनली फाउंड इन साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन में ही मिलेगा। ये साइक्लोप्रोपाइल, इसके बाहर एक मिथाइल है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज। खास बात ये है बच्चों की ये रेजोनेंस से भी कहीं ज्यादा स्टेबिलिटी देता है, इवन एरोमेटिसिटी से भी ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। तो इट इज मोर इफेक्टिव देन रेजोनेंस, इवन मोर इफेक्टिव देन एरोमेटिसिटी। समझिए हो कैसे रहा है। सबसे खास बात है कि इस मॉलिक्यूल में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सिग्मा बॉन्ड एक तरह से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कम करने के लिए ये रिंग का बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और बच्चों मैं बोलता हूँ कि एंगल स्ट्रेन जो है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी देता है सिस्टम को। ये एंगल स्ट्रेन क्या है भाई, यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल है 60 डिग्री, और ये होना चाहिए था sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से 109.8 डिग्री। तो जो लगभग 49 डिग्री का गैप है, मतलब उसको आइडियली 109 पे होना चाहिए था, है वो 60 पे। तो जो गैप बिटवीन आइडियल एंगल एंड द एक्चुअल एंगल इज एंगल स्ट्रेन। लेकिन जैसे ही रिंग ओपन होगी तो एंगल स्ट्रेन कम हो गया। एंगल स्ट्रेन जब कम होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो जो काम इसने किया वो ये वाला भी सिंगल बॉन्ड कर सकता है। तो ये लेफ्ट राइट खेल रहा है, इसलिए नाम रख दिया इसका डांसिंग रेजोनेंस। और हमने क्या क्यों कहा कि स्टेबिलिटी बढ़ी है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन एंगल स्ट्रेन। तो यदि हम देखें, जो अभी हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी देता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर की यदि मैं बात कर दूं, सबसे आगे हम रखेंगे डांसिंग रेजोनेंस को, फिर रखेंगे एरोमेटिसिटी को, फिर रखेंगे नॉर्मल रेजोनेंस को। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस। देखिए मैं 3 एग्जांपल आपके लिए ले रहा हूं। एक ट्रोपाइलियम कैटायन, एक बेंजाइल कैटायन और एक साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन।
हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी, तो ध्यान रहे जो पॉजिटिव चार्ज है वो हिस्सा होना चाहिए, चाहे रेजोनेंस का, चाहे एरोमेटिसिटी का, चाहे डांसिंग रेजोनेंस का। तो पहले वाली जो स्पेसिस आप देख पा रहे हो कि ये एरोमेटिक है, दूसरे वाला सिर्फ रेजोनेंस है। क्यों सर, रिंग तो एरोमेटिक है, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन इज नॉट द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, इसलिए मैं बोलूंगा कि कार्बोकेटाइन तो सिर्फ रेजोनेंस कर रहा है। और थर्ड वाला डांसिंग रेजोनेंस। तो हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया, थर्ड सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट और फिर सेकंड। ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, एक बेंजाइल कैटायन, एक अलाइल कार्बोकैटायन। तो हम देख पा रहे हैं कि भाई इसमें तो डांसिंग रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है। कुछ तो फर्क है जी, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, तो इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, इसमें रेजोनेंस कम है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3। एक और एग्जांपल देखते हैं। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, एक हमने दो दो साइक्लोप्रोपाइल रिंग जोड़ दी, एक हमने तीन तीन साइक्लोप्रोपाइल रिंग जोड़ दी। तो यहाँ पे ये एक रिंग का एंगल स्ट्रेन कम कर रहा है, सेकंड वाले में दो दो रिंग का एंगल स्ट्रेन कम कर रहा है, तीसरे वाले में तीन तीन रिंग का एंगल स्ट्रेन कम कर रहा है। तो मैं बोलूंगा लेफ्ट टू राइट जाने में एक्सटेंट ऑफ डांसिंग रेजोनेंस बढ़ रहा है, एक्सटेंट ऑफ डांसिंग रेजोनेंस बढ़ रहा है, तो स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो ये था बच्चों डांसिंग रेजोनेंस, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, उनके एप्लीकेशन। फिर हमने बात की, जो थर्ड टॉपिक आज हमारे पास है दैट इज ब्रेड्स रूल। देखिए ब्रेड्स ने एक सिंपल सी स्टेटमेंट दी, फिर उसको एलिब्रेट करेंगे। ब्रेड्स ने कहा अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स sp2 hybridization cannot be achieved in bridged bicyclo compound before 8 membered ring। 8 मेंबर से छोटी रिंग में ब्रिज हेड पोजीशन पे आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, एट ब्रिज हेड पोजीशन। देखिए जहां पे दो रिंग का जंक्शन होता है इस पोजीशन को हम बोलते हैं ब्रिज हेड पोजीशन। ये है भाई ब्रिज हेड पोजीशन। इसने क्या कहा कि इस पोजीशन के ऊपर sp2 नहीं देखने को मिलेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा। मतलब यहां पे कार्बोकैटायन कार्बन फ्री रेडिकल या जो पाई बॉन्ड है नॉट पॉसिबल, वो नहीं हो सकते। यदि ये होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, जो हो नहीं सकता। नेगेटिव चार्ज हो सकता है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो फिर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है।
तो मैं बोलूंगा यदि ब्रिज हेड पे नेगेटिव चार्ज है भी तो वो लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज है, वो रेजोनेंस नहीं करेगा। लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज will not participate in resonance। अब काम की बात समझिए, हम यहाँ पे पढ़ी क्यों रहे हैं सर? ये देखिए, यदि मैं कहूं कि बताइए ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा या नहीं करेगा? भैया ये इसकी दो अल्फा पोजीशंस हैं, नीचे तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, दोनों मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ऊपर अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन यदि उस अल्फा हाइड्रोजन से हम हाइपर कॉन्जुगेशन कराते हैं तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, पीएच प्लस बन जाएगा। मतलब ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब जो कि पॉसिबल नहीं है मतलब ब्रिज हेड पोजीशन के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ब्रिज हेड पोजीशन के ऊपर ये पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। नहीं बन सकता मतलब ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी सुनिए, ब्रिज हेड अल्फा हाइड्रोजन will not participate in hyperconjugation। इसकी एक एप्लीकेशन टोटोमेरिज्म में भी है बच्चों, तो जब आगे टोटोमेरिज्म पढ़ाएंगे तो बताएंगे वहां पे। तो अभी तो सिर्फ यही समझिए कि ब्रिज हेड पोजीशन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता इसका मतलब यहाँ पे जो अल्फा एच है ब्रिज हेड पोजीशन वाला वो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी देखिए, हमने देखा था कि जो ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो कुछ डिफरेंट मिल रही थी एक्सपेक्टेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से। तो इसका मतलब वहां पे कुछ एनर्जी जो थी वो कहां चली जा रही थी, रेजोनेंस एनर्जी की फॉर्म में सिस्टम रिलीज कर दे रहा था। तो या तो पहली डेफिनेशन तो मैं ये बोल सकता हूं, इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल resonating structure and resonance hybrid। Resonance hybrid is the actual structure, resonating structures are hypothetical। तो यदि मैं एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से दिखाऊं, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से दिखाऊं, तो इसमें मैं पोटेंशियल एनर्जी ले लेता हूं। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो तो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, और बाकी होती हैं उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये तो हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। ये मैंने बोल दिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3। अब जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है जी, मोस्ट स्टेबल या मोस्ट स्टेबल कह लीजिए इन तीनों में। तो यदि इस ग्राफ की मैं बात करूं तो ये जो गैप है इसी को हमने बोल दिया रेजोनेंस एनर्जी। या मैं बात कर रहा था, ये भी बोल सकते हो कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन
एक्सपेक्टेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एक और डेफिनेशन लिख रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन observed heat of hydrogenation and expected heat of hydrogenation। जैसा कि हमने एरोमेटिसिटी जब सीखा था तो बात की थी। तो क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि हाउ टू कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी किसकी वजह से रिलीज हो रही है, उस सिस्टम में रेजोनेंस है। वो रेजोनेंस सिर्फ रेजोनेंस हो सकता है, वो उसका एक्सटेंडेड पार्ट एरोमेटिसिटी हो सकता है, वो कोई डांसिंग रेजोनेंस हो सकता है। तो यहां पे हम बात करते हैं कंपेयर, देख लें कि रेजोनेंस एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस। जो रेजोनेंस की वजह से जितना ज्यादा स्टेबल, उसकी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा। सिंपल। आइए क्वेश्चंस की फॉर्म में और अच्छे से क्लियर होगा बच्चों। क्वेश्चन करते हैं, हाउ टू कंपेयर या कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी फॉर द फॉलोइंग। ये एक एल्कीन ले ली जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, एक एल्कीन ले ली जिसमें 3 डबल बॉन्ड है। तो हम बोलेंगे कि इस वाले में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है। तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, और स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा है। हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ये 2 अल्कीन हमने ले ली, इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। यदि मैं बात करूं इन 2 मॉलिक्यूल्स की, तो भाई ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। कुछ तो डिफरेंस है, स्ट्रक्चर्स तो अलग अलग हैं। तो इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा, रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा। यदि हम बात करें, एक ये रिंग हमने ले ली, एक ये रिंग हमने ले ली, और एक ये रिंग हमने ले ली। तो ये जो है ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। और बच्चों हमने बताया था स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और फिर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड तो इतने अनस्टेबल होते हैं कि वो रूम टेम्परेचर पे पाए भी नहीं जाते। यदि हम बात कर लें एक साइक्लोहेक्साडाइईन और एक साइक्लोहेक्साट्राईन, तो भाई इसमें तो सिर्फ रेजोनेंस है, और इसको मैं कह सकता हूं कि ये एरोमेटिक है। तो एरोमेटिसिटी ज्यादा स्टेबिलिटी देता है, तो इसका रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा होगा। यदि हम बात करें, एक इस तरह का एनायन ले लिया और एक इस तरह का एनायन ले लिया, तो बच्चों आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो है ये एक ही डायरेक्शन में रेजोनेंस है, ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस है।
ये क्रॉस रेजोनेंस है, दो अलग अलग डायरेक्शन में बाइफरकेट हो गया। अब ज्यादा स्टेबल कौन होता है? एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन क्रॉस रेजोनेंस। जो ज्यादा स्टेबल, उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा। यदि मैं बात करूं, एक हमने ले लिया फिनॉक्साइड आयन और एक दूसरा इसी का कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ले लिए, तो यहाँ पे ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही हैं। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी यदि हम देखें तो दोनों पोलर हैं, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। तीसरा फैक्टर देखते थे, चार्ज, नेगेटिव ऑन मोर ईएन, पॉजिटिव ऑन लेस ईएन। तो यहाँ है नेगेटिव ऑन मोर ईएन एटम और यहाँ है नेगेटिव ऑन लेस ईएन एटम। और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होता है? मोर ईएन एटम पे। तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा होगी। एक और एग्जांपल की यदि हम बात करें, एसीटेट आयन की दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखता हूं। तो बच्चों ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो आपको हूबहू सेम सी लगेंगी। या फिर मैं कह दूं, यहां भी पहले नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे था, यहां भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे था। तो ये दोनों जो हैं ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और बच्चों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी भी बराबर होती है, तो रेजोनेंस एनर्जी भी बराबर होगी। तो इनकी दोनों की रेजोनेंस एनर्जी भी बराबर होगी। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख देता हूं, हैव सेम स्टेबिलिटी, सो सेम रेजोनेंस एनर्जी। तो आज बच्चों हमने ये छोटे छोटे 3-4 टॉपिक पढ़े। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स, डांसिंग रेजोनेंस, ब्रेड स्टूल और रेजोनेंस एनर्जी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और बच्चों यदि आपको इन वीडियो से फायदा मिल रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा नीट और जेई एस्पिरेंट्स तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए, ताकि हमें एक पुश मिले और हम और नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आएं और आपकी नीट और जेई की जर्नी को स्मूथ बनाएं। ओके बच्चों, आज इतना ही करते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।